नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्कूल खुलने वाले हैं, उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। गाइडलाइन जारी किया गया है, उसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से स्कूल खोले जाएंगे, क्या उसमें नियम व शर्तें होंगी, देखेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। तो आप बने रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। यदि आप नए शिक्षक बंधु हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन को दबा लीजिए, जिससे सभी जानकारियां आपको मिलती रहें। और हाँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को ये जानकारी मिल जाए। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, कोविड-19 के चलते हुए विद्यालय बंद थे, उनको खोला जा रहा है। कक्षा 6 से 8 तक 10 फरवरी से और कक्षा 1-5 से 1 मार्च से विद्यालय खोले जाएंगे। उसके लिए बताया गया है जितनी निःशुल्क सुविधाएं हैं बच्चों तक पहुंचा दी जाएं, और आदेश दिया गया है कि टास्क फोर्स गठित किया जाए। टास्क फोर्स गठित किया जाए और स्कूलों में निरीक्षण किया जाए, प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाए क्या बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। साथ में ये भी बताया गया है, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किस हिसाब से बच्चों को स्कूल में बुलाना है और क्या क्या उनके लिए व्यवस्थाएं करनी हैं। तो देखते हैं उस चेकलिस्ट को, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं बच्चों के पढ़ाने से संबंधित और स्कूल की व्यवस्थाओं से संबंधित। ये शिक्षा निदेशक द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कोविड-19 के दौरान अब विद्यालय जब खोले जाएंगे कि उनके लिए क्या दिशा निर्देश होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 9th से अपर क्लास जो है लगातार चल रही थी, 6 से लेके 8 तक व 1 से लेके 5th तक क्लासें अभी संचालित नहीं थी। तो 10 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 8 तक क्लास स्टार्ट हो जाएंगी और 1 से लेकर 5 तक की जो क्लास होंगी मार्च से स्टार्ट होंगी, जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि विद्यालय खोलने से पूर्व क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि विद्यालय कैंपस एवं सभी कक्षाओं के फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की सफाई व विसंगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। अब इतनी चीज़ें स्कूल में होनी ही चाहिए। विद्यालय में हाथ की सफाई की सुविधा क्रियाशील करना, डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना, विद्यालय के परिवहन व्यवस्था आदि की आरंभ किए जाने पूर्व सैनिटाइजर सुनिश्चित करवाना, प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सीय स्टाफ से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक मेडिकल सपोर्ट सुनिश्चित किया जाना। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये करना ही अनिवार्य है। इसके साथ में बताया गया है छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था, कैसे हमको क्लासरूम में स्टूडेंट्स को अरेंज करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। यदि विद्यालय में एक सीट का बेंच डेस्क हो तो इसे भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जैसा बताया गया, इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम या कार्यालय अवगत कक्ष में भी 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था चिन्हित की जानी चाहिए। मतलब सभी बच्चों के बीच की जो दूरी हो वो 6 फीट की होनी चाहिए। उसके बाद में विद्यालय के सभी गेट के आगमन और प्रस्थान के समय खुला रखा जाए ताकि एक जगह भीड़ एकत्रित न हो। जहां तक संभव हो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग अभिभावक विद्यार्थी के लिए सुनिश्चित किया जाए। प्राथमिक विद्यालय के वर्ग कक्ष, बाहरी नोटिस बोर्ड, दीवार आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने, सैनिटाइजर, हाथ सफाई यंत्र थूकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर का प्रदर्शन किया जाए। मतलब कोई कहीं नहीं थूक सकता है, कोई कहीं हाथ नहीं लगा सकता है। ये बाकायदा सभी बच्चों को, अभिभावकों को बताया जाना चाहिए। विभिन्न स्थलों यथा आगंतुक कक्ष, हाथ सफाई स्थल, पेयजल केंद्र, टॉयलेट के बाहर जमीन पर वृत्ताकार चिन्ह 6 फीट की दूरी पर निशान बनाया जाना चाहिए। ठीक है, 6 फीट की दूरी अनिवार्य है। फिर यहाँ पर बताया गया है विद्यालय की समय सारणी, विद्यालय की समय तालिका दी हुई है, किस तरीके से विद्यालय में छात्रों को उपस्थित होना है। प्रत्येक कक्षा के छात्रों की कुल क्षमता की 50% उपस्थित प्रथम दिन रहे। ठीक है, यहाँ पर यह बताया गया है प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50% उपस्थित प्रथम दिन रहे, शेष 50% की उपस्थिति दूसरे दिन रहे। इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50% से अधिक उपस्थित नहीं होगी। कहने का मतलब है यदि 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों को एक साथ नहीं बुलाना है, 50% एक दिन बुलाना है और 50% एक दिन बुलाना है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है प्राथमिक स्तर में, प्राथमिक स्तर के लिए बताया गया सोमवार व बृहस्पतिवार को कक्षा 1 व 5 मतलब 50-50%।
सोमवार व बृहस्पतिवार को। सोमवार को कक्षा 1 में अगर 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चे, कक्षा 5 में 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चे। फिर बृहस्पतिवार को क्या करना है हमको, जो शेष बचे हुए बच्चे थे 50-50 उनको बुला लेना है। इसी तरीके से मंगलवार और शुक्रवार को क्या करना है, कक्षा 2 और 4 के 50-50% बच्चों को बुलाना है। मंगलवार को कक्षा 4 के आधे बच्चे, कक्षा 2 के आधे बच्चे, शुक्रवार को जो शेष बचे थे उनको बुला लेना है। फिर इसी तरीके से बुधवार और शनिवार को क्या करना है, कक्षा 3 में पहले बुधवार को आधे बच्चे बुला लेना है, फिर शनिवार को आधे बच्चे बुला लेना है। इसी तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी यही काम करना है। सोमवार बृहस्पतिवार को कक्षा 6 के आधे आधे बच्चों को बुलाना है, बृहस्पतिवार को फिर आधे शेष बच्चों को बुलाना है, फिर मंगलवार को बुला लेना है, फिर इसी तरीके से ये चलेगा। इसके बाद में बताया गया है विद्यालयों की जिन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहां पर 2-2 पालियों में कक्षाएं संचालित की जाएं। मतलब जहां पर 50 मतलब अधिक बच्चे हैं, जो कि अपने पास जगह व्यवस्था ना हो तो 50% बुलाना है और उसमें भी आधे आधे कर देना है। पहली पाली में आधे और दूसरी पाली में आधे, वो डिसाइड करेगा विद्यालय का प्रधानाध्यापक कि किस तरीके से मैनेज करना है। इसके बाद में विद्यालय स्तर पर होने वाले आयोजन बैठक के संबंध में, अगर आयोजन बैठक करना है तो किस तरीके से करना है। विद्यालय को ऐसे आयोजन से बचाना चाहिए जहां भौतिक दूरी का पालन करना संभव ना हो। मतलब ऐसे कोई भी आयोजन ना करने हो जहां पर फिजिकल दूरी मेंटेन ना हो पाए। समारोह, त्योहार, खेलकूद आदि के आयोजन से विद्यालय को बचाना चाहिए। ठीक है, बचाना है, इस समय नहीं करना है। विद्यालय असेंबली कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश में विद्यार्थी के कक्षाओं में भी अलग अलग किया जा सकता है, जिससे कि भौतिक दूरी का पालन किया जा सकता है। मतलब असेंबली एक जगह इकट्ठा नहीं करना, अलग अलग भी करवाई जा सकती है। फिर माता पिता या अभिभावक से सहमत, मतलब इसके साथ में भी माता पिता या अभिभावक से भी सहमति लेनी है। छात्र छात्राओं के विद्यालय में उपस्थित होने के पूर्व माता पिता अभिभावक से अनिवार्य रूप से सहमत ली जाए। मतलब उसका जो प्रारूप दिया है वो नीचे दिया हुआ है। यदि विद्यार्थी परिवार के सहमत से घर से ही अध्ययन करना चाहते हैं तो उसे अध्ययन के लिए बाध्य ना किया जाए, स्कूल आने के लिए बाध्य ना किया जाए, वो घर पर बैठ के अपना अध्ययन कर सकता है। इसके बाद में बताया गया चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, अब क्या है, विद्यालय या उसके नजदीक स्थल पर स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डॉक्टर, काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए जो छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच हेतु उपलब्ध रहे। विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाए। यदि विद्यालय में किसी छात्र या स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव संदिग्ध केस पाया जाता है तो उसे विद्यालय में तत्काल आइसोलेटेड किया जाए, डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जाए, मास्क, फेस कवर सुनिश्चित किया जाए। छात्र छात्राओं की पॉजिटिव रिपोर्ट आने की संदिग्धता की स्थिति में प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चे के अभिभावक द्वारा निकटस्थ चिकित्सालय को तत्काल सूचित किया जाए और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कार्यवाही की जाए। फिर 7 नंबर पॉइंट है, विद्यालय में उपस्थित अवकाश संबंधी नीति का पुनर्भाषित किया जाए। अधिकतम उपस्थित के लिए पुरस्कार मानदेय को हतोत्साहित किया जाए। देखो, अगर विद्यालय में उपस्थिति अच्छी है, ठीक है, अधिकतम उपस्थित के आधार पर पुरस्कार भी दिया जाए और कम उपस्थिति होती है तो उनका मानदेय भी काटा जा सकता है। अधिकतम एकेडमिक कैलेंडर को सभी कक्षाओं से संबंधित परीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया जाए। सूचना संकलन, सभी छात्र अभिभावक माता पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति, अद्यतन, यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित घोषणा पत्र लिया जाए। विद्यालय खोलने की बात की तैयारी, कैंपस एवं आसपास के क्षेत्र से नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई के पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के परिसर के प्रतिदिन सफाई की जाए। विद्यालय की सफाई व्यवस्था में विद्यार्थियों को कदापि न लगाया जाए। विद्यालय की सफाई करते समय विद्यार्थियों को नहीं लगाना है, ये पॉइंट अति आवश्यक है। पर्यावरणीय सफाई प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण, पेयजल, जल निकास के समुचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। मतलब पर्यावरण को साफ सफाई रखने के लिए जो खराब पानी है उसको निस्तारण के लिए व्यवस्था होनी चाहिए स्कूल में। सामान्यतः छुए जाने वाले तल या दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच, डेस्क आदि की निरंतर सफाई और सैनिटाइज सुनिश्चित किया जाए। जब बच्चे आने लगेंगे तो दरवाजे भी छुएंगे, कुंडी भी छुएंगे, डैशबोर्ड भी, डस्टर भी, तो इनको अच्छे से सफाई करनी चाहिए और सैनिटाइजर करते रहना चाहिए। सभी अधिगम शिक्षण सामग्री का भी सैनिटाइजर किया जाना चाहिए। कचरा का निस्तारण किया जाना चाहिए। साफ सफाई तथा साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए। बाथरूम, शौचालय का नियमित सफाई होनी चाहिए। साफ पानी, जहां पीने योग्य पानी हो उसकी सफाई होनी चाहिए। और विद्यालयों को संचालित पुस्तकालय में 6 मीटर की दूरी से बच्चों को बैठाना चाहिए। इसके बाद में क्या है, छात्र छात्राओं को सुरक्षित ठहराव की व्यवस्था,
सभी विद्यार्थी एवं विद्यालय के शिक्षक कर्मी जो कार्य पर आएंगे उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने के निर्देश दिए जाने हैं। मतलब सबको मास्क पहनकर ही आना है, क्लासरूम में मास्क पहनकर ही जाना है, बच्चों को भी मास्क पहनने के लिए बोला जाए। बच्चों को परस्पर एक दूसरे मास्क अदला बदली नहीं, मतलब बच्चे जो मास्क लाएंगे ऐसा नहीं कि अदल बदल लें, एक दूसरे का पहन लें, वो भी नहीं करना है। जहां तक संभव हो विद्यालय द्वारा संपर्क विहीन उपस्थित पद्धति ऑनलाइन उपस्थिति प्रक्रिया को अपनाया जाए। जहां तक संभव हो विद्यालय द्वारा संपर्क विहीन उपस्थित पद्धति या ऑनलाइन उपस्थित प्रक्रिया को अपनाया जाए। सभी बच्चों को नाक, आंख, कान, नाक, मुंह आदि छूने से बचने तथा कफ, सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाए। यत्र तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाए, मतलब इधर उधर बच्चे ना थूकें, इस पर ध्यान देना है। सभी सफाई कर्मी स्टाफ वर्कर के लिए आवश्यक है कि उपकरण, ग्लव्स, फेस कवर, मास्क, हाथ धोने का साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यपुस्तक, नोटबुक, पेन, भोजन आदि दूसरे को साझा नहीं करना है। विद्यालय संचालन तक कक्षा कक्ष के दरवाजे यथा आवश्यकता अनुसार खुले रखे जाएं। बाहरी वेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री के लिए रोका जाए, कोई भी आकर स्कूल में बेच नहीं सकता है। विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था। विद्यालय परिवहन की बसों को प्रतिदिन 2 बार, एक बार बच्चों को लाने से पहले और दूसरी बार स्कूल छोड़ने के पहले सैनिटाइज किया जाए। जिन विद्यालयों में चलती हैं बसें उनको सैनिटाइज करना है, लाने से पहले और छोड़ने से पहले जाने करना है। विद्यालय बस के चालक उपचालक को सभी समय भौतिक दूरी बनाए। अब अगर बस आनी है तो ऐसा नहीं कि भूसे की तरीके से उसमें भर लेना, बच्चों में भी दूरी का एक पालन करना है, 6 फीट की दूरी रखना है बस के अंदर भी। जहाँ तक संभव हो बस पर चढ़ने के समय सभी बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। बिना मास्क के किसी बच्चे को बस में बैठने की अनुमति ना दी जाए। विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहा जाए। वाहन चालक उसके सहायक को कोविड-19 से संक्रमित न होने तथा उसके परिवार के उचित व्यवस्था की जाए। अब दिव्यांग बच्चों के लिए क्या है, शासनादेश दिया हुआ है। दिव्यांग बच्चों के लिए आप शासनादेश पढ़ सकते हैं। मध्याह्न भोजन के उपलब्ध में क्या आपको मध्याह्न भोजन एमडीएम की संरचना करनी है, तो यहाँ पर दिया है एमडीएम भोजना के अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों में निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाए। उपरोक्त सामान्य प्रोटोकॉल के साथ साथ निम्नलिखित बिंदुओं का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। रसोइया या उसके परिवार के सदस्यों के कोविड-19 से संक्रमित न होने, उनके उचित स्वच्छता संबंधी स्वयं की घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए। रसोइयों को विद्यालय में प्रवेश करते समय हाथों में सैनिटाइजर कराने तथा अच्छी तरह से धुलवाने के उपरांत प्रवेश दिया जाए। सभी रसोइयों को रसोई घर में मास्क पहनना अनिवार्य है। फिर रसोई घर में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों तथा खाद्यान्न भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल करने से पूर्व अच्छी तरह से साफ करना है। भोजन वितरण से पूर्व बच्चों को पंक्तिबद्ध रूप से निर्धारित दूरी का अंतराल रखते हुए उनके हाथों को साबुन से धुलवाया जाएगा और उसके बाद में अच्छे से साफ सफाई करने के बाद में बच्चों को खाना परोसा जाएगा। एमडीएम के पूर्व एवं पश्चात हाथ धुलने के साथ भी 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बच्चे हाथ धोने गए एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, उनको भी मेंटेन करना है। भोजन पकाने की प्रक्रिया में एकत्रित कूड़े को ढक्कनदार डस्टबिन में डाला जाए। पानी निकासी की व्यवस्था की जाए। रसोई घर में बाकायदा हर एक चीज़ की व्यवस्था रहे। धोए गए बर्तनों को धूप में सुखाकर रसोई घर में ही रखा जाए। भोजन पकाने के इस्तेमाल किए गए कपड़े, एप्रिन, हेड कवर, पोंछा आदि को साबुन से धोकर सुखाकर रखना चाहिए। कुछ इस तरीके से होगा सहमत पत्र। यदि कोई गार्जियन बच्चों को नहीं भेजता तो घर पर भी पढ़ सकता है, अगर भेजता तो उससे ये सहमत पत्र लेना अनिवार्य है। तो ये पीडीएफ फाइल मैं अपने ब्लॉग, जो मेरा ब्लॉग चलता है बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा, वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। या फिर ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम का लिंक जो होगा मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहां से सभी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।